अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है मेरी सारी बहनें ठीक-ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी तरह अगर आप भी एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ़ हैं, आपके पास कोई भी मेड या हेल्पर की फ़ैसिलिटी नहीं है और रमज़ान के महीने में इफ़्तार की दावत मैनेज करना आपको भी मुश्किल लगता है, तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। आज मैं आपके साथ इस तरह की स्मार्ट और बजट फ्रेंडली टिप्स शेयर करूँगी जो आपकी इफ़्तार दावत के काम को तेज़ तो बनाएँगी ही, साथ ही साथ आपका जो बजट है वो भी मैनेज रहेगा और आपका जो काम है ना वो बहुत ही फटाफट ख़त्म हो जाएगा। और आपको जो थकावट है ना वो भी काफ़ी हद तक कम होगी। तो ये है संडे के दिन का व्लॉग। संडे को मेरे घर पर थी मेरे पेरेंट्स की इफ्तारी, बहुत छोटी-सी फैमिली और कोई मैंने इस तरह की हाई-फाई बड़ी-सी दावत अरेंज नहीं की थी। सिंपल सी चीज़ें बनाई थी, छोटा-सा मेन्यू था। आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी कि आप रमज़ान में आजकल गैस की इतनी लोड शेडिंग है और रोज़े के साथ हर चीज़ को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके घर भी इफ्तार की दावत है ना, तो आपने सुबह उठ के जो सबसे पहला काम करना है वो ये करना है कि पहले छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं ना उनको कर लेना है। जैसे शरबत बनाना हो गया, सलाद रेडी करना हो गया, रायता बनाना हो गया। हम मोस्टली ना इन सारे कामों को आखिर के लिए छोड़ देते हैं कि एंड पे करेंगे। लेकिन एंड में हम इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं क्योंकि फ्राइंग करनी होती है, पकौड़े, समोसे, इतने सारे और काम होते हैं, साथ खाना रेडी करना होता है। तो इतने भागम-भाग के टाइम में ना फिर शरबत बनाना और ये छोटी-मोटी तैयारी करना हमारे लिए ना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है और हम ना पैनिक होना और परेशान होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठने के बाद मैंने ना शरबत के लिए एक बड़े से ये जो डोल है ना इसके अंदर चीनी घोल के अच्छे से रख दी थी ताकि ये अच्छे से डिज़ोल्व भी हो जाए। और जब शाम को अफ्तारी का वक्त होगा ना तो इसके अंदर मैं जामे शीरी ऐड कर लूँगी और शरबत जो है हमारा रेडी हो जाएगा। तो टिप नंबर 1 यही है कि आपने ना पहले छोटे कामों से आगाज़ करना है ताकि आप दिन के आगाज़ में ही ना थक ना जाएँ। उसके बाद मैंने चिकन और जो बीफ है ना उसको फ्रीज़र से निकाल दिया था ताकि ये थोड़ी देर बाहर रहे ना तो ये जो है पिघल जाए इसके अंदर जो बर्फ़ है। इसके अलावा एक और टिप बताती हूँ, अगर गोश्त को आप बहुत जल्दी पिघलाना चाहते हैं ना तो इसे 5-10 मिनट नमक लगा के रख देंगी ना तो जो सारा गोश्त की बोटियाँ हैं वो बहुत जल्दी सेपरेट हो जाएंगी और जो बर्फ़ है ना वो भी फ़ौरन से ना उतर जाएगी। अच्छा, इन दोनों कामों के बाद मैंने सोचा कि मैंने मेन्यू में बनानी थी बीफ की कढ़ाई और साथ में था यखनी पुलाव। सिर्फ 2 चीज़ों का मेन्यू इसलिए रखा था क्योंकि इफ्तारी की भी चीज़ें थी तो फिर इतना कुछ हम बना लेते हैं और वो सारा कुछ खाया नहीं जाता। तो आपने भी कोशिश करनी है कि जो अपना मेन्यू है ना उसको सिंपल रखना है। आपने ये वाला प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेना कि हम बहुत सारे डिशेज़ बना लें, मेहमान आ रहे हैं, बल्कि आपने उतनी चीज़ बनानी है जो सब शौक से खा भी लें और अच्छा भी लगे और कोई भी जो चीज़ है ना वो वेस्ट ना हो। तो अगर आपके घर भी इफ्तार की दावत होने वाली है ना तो आपने सबसे पहले तो एक पेन कॉपी के ऊपर अपना जो सिंपल सा मेन्यू है ना वो डिसाइड कर लेना है और आपने फोकस करना है कि वो चीज़ें बनाएं जो झटपट और फटाफट बन जाएं और जिसमें ना ज़्यादा मेहनत रिक्वायर्ड ना हो। कोशिश करें कि रोटी की बजाय ना आप लोग चावल बना लें क्योंकि अगर आप चावल बनाएंगे ना तो रोटी बनाने की टेंशन से आप बच सकेंगी। इसलिए यहाँ पर मैं बना रही थी यखनी पुलाव और साथ में बस मैंने बीफ की कढ़ाई बनानी थी। और आपने ना पहले से प्लानिंग लाजमी करनी है। ये ना हो कि आप सुबह उठ के पहले ये सोच रही हूँ और ये डिसाइड कर रही हूँ कि जी आज पकेगा क्या, तो उसमें भी आपका बहुत सारा जो टाइम है ना वो वेस्ट हो सकता है। इसलिए आपने एक दिन पहले ना ये सारी बातें डिसाइड करके और मार्केट से जो भी चीज़ें और सामान आने वाला है उन्हें मंगवा के रख लेना है ताकि जब आप सुबह उठें तो आप बस फटाफट ना काम स्टार्ट कर सकें। यहाँ पर मैंने चावलों के लिए यखनी बनने के लिए रख दी थी और आपको एक और टिप भी बताती हूँ कि साथ साथ तो मैं आपको बताऊँगी कि आपने हर चीज़ को मैनेज किस तरह से करना है, ये भी बताऊँगी कि आपका जो खाना है ना वो मज़े का किस तरह से बनेगा क्योंकि मोस्टली जब हमारी नई नई शादी हुई हुई होती है ना तो इन छोटी छोटी बातों का पता नहीं होता। तो जब भी आपने चावलों के लिए यखनी बनानी है ना तो यखनी में जो सारी चीज़ें डलती हैं जैसे सौंफ होगी, साबुत धनिया, प्याज, अदरक, लहसुन, नमक, इसको पानी में डाल के आपने 5-7 मिनट बॉयल आने देना है ताकि जो सौंफ और साबुत धनिया का सारा अर्क है ना वो पानी के अंदर आ जाए। और उसके बाद आपने चिकन ऐड करना है और आप देखेंगे कि फिर जो आपकी यखनी है ना वो बहुत ज़्यादा खुशबू वाली और बहुत मज़े की बनेगी और उसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और आपने ना दावत वाले दिन मल्टीटास्किंग नहीं करनी, मतलब एक ही टाइम पे ना एक ही काम करना है। अगर आप मल्टीटास्किंग करने लगेंगे ना तो फिर आपके सारे काम ख़राब हो जाएंगे। अब यहाँ पर ना मैंने यखनी बनाने के लिए रख दी थी और मैंने सोचा कि पहले मैं चावलों के लिए और जो कढ़ाई है ना उसके लिए प्याज चॉप करके रख लेती हूँ। तो आपने अभी ना पहले जो कटिंग वाला काम है, चॉपिंग वाला काम है, कोशिश करनी है या तो वो एक दिन पहले कर लें या जब आपका कोई भी काम इस तरह का हो रहा हो ना कि मसाला भुन रहा हो या यखनी बन रही हो तो आपने उस टाइम को ना यूटिलाइज़ करना है और जो अपने प्याज वगैरह है, सब्जियाँ वगैरह चॉप करने का काम है ना वो कर लेना है। और कोशिश करनी है कि जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में सब्ज़ी काट रही होती है ना तो कोई बोर्ड यूज़ करें क्योंकि जब हम हाथों से वो कट करते हैं ना तो बार बार वो हमारे अंगूठे पे छुरी लगती है, उसमें कट्स पड़ जाते हैं और फिर हमसे सब्ज़ी नहीं काटी जाती क्योंकि जलन हो रही होती है। मोस्टली आम रूटीन में जब मैं थोड़ा सा खाना बनाती हूँ ना 2 लोगों के लिए तब मैं ये बोर्ड यूज़ नहीं करती और मैंने कोई स्पेशल चॉपिंग बोर्ड लिया भी नहीं हुआ। ये जो रोटी बेलने वाला है ना इसी को मैं जब कभी ज़रूरत होती है, जब ज़्यादा खाना बनाना होता है, एज अ चॉपिंग बोर्ड यूज़ कर लेती हूँ। तो हर चीज़ ना बाज़ार से ख़रीद के पैसे लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है।
और एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि आजकल गैस का बहुत ही इशू है, एक बहुत स्पेसिफिक टाइम है जिन पर गैस आती है। तो इस तरह ना अगर आपके घर भी गैस का इशू है तो प्लीज़ एक सिलेंडर अरेंज कर लें, स्पेशली जिस दिन आपके घर दावत हो, क्योंकि गैस का जो स्केड्यूल है ना वो 3:30 बजे आती है। अगर 3:30 बजे गैस आएगी तो इंसान सारी तैयारी कर ही नहीं सकेगा। और यहाँ पर ना मैंने 10-15 मिनट के बाद, बल्कि 10 मिनट के बाद जो चिकन था ना वो मैंने यखनी से निकाल लिया था। मोस्टली ऐसे होता है कि जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में चावल बना रहे होते हैं ना तो चिकन है वो सारा चूर हो जाता है और वो जो प्रॉपर साबुत बोटियाँ होती हैं ना वो बचती ही नहीं है। तो आपने यखनी को तकरीबन 30 से 35 मिनट्स पकने देना है ताकि उसके अंदर अच्छे से हर चीज़ का टेस्ट आ जाए। लेकिन जो चिकन है ना उसे 10-12 मिनट के बाद आपने यखनी से निकाल लेना है ताकि आपको जो चिकन है ना वो चावलों में चूर ना हो। फिर वो जो मेहमान होते हैं ना वो कह रहे होते हैं सानू तो बोटी नहीं लब्भी है ना, हमारे यहाँ बड़ा हो रहा होता है कि यार बोटी नहीं है चावलों में। तो रीज़न ही यही होता है यार, हम इतना ज़्यादा चिकन गला देते हैं कि सब कुछ चूर हो जाता है। तो आपने चिकन को चूर नहीं होने देना है। इसके साथ-साथ अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहती हैं ना, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप प्रेशर कुकर का यूज़ करें। अगर आप एलपीजी यूज़ करती हैं और प्रेशर कुकर यूज़ करेंगी ना, तो आधे टाइम में जो आपका खाना है वो रेडी हो जाएगा। और प्रेशर कुकर का फ़ायदा ये होता है कि बहुत झटपट से चीज़ तैयार हो जाती है। और रोज़े के साथ इफ्तार को मैनेज करना, बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाना ना बहुत मसले वाली बात हो जाती है, स्पेशली अगर आप अकेली हैं। जिस तरह मेरा किचन जो है सेपरेट है, तो ज़ाहिर है कि जब मेरे घर मेरे गेस्ट ने आना है तो सब कुछ मैंने अकेले ही मैनेज करना है। तो कोशिश करें कि इस तरह की डिशेज़ बनाएँ जिन पे ज़्यादा मेहनत ना लगे और ना आप प्रेशर कुकर का यूज़ करें। अगर मेरी तरह आपको भी प्रेशर कुकर यूज़ करने से डर लगता है ना, तो चलाने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ के कुकर पे फूँक दिया करें। अल्लाह का नाम लेके चलाएँ, कुछ भी नहीं होगा। इनफैक्ट आपका जो टाइम है ना काफ़ी सारा वो सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर बस मैंने बीफ को गलाने के लिए ना प्रेशर कुकर का ही यूज़ किया था। और आपकी भी अगर बड़ी सारी फैमिली है तो जब दावत होगी तो बहुत सारे लोग होंगे, तो आप ना ये लहसुन अदरक हो गया, हरी मिर्चियाँ हो गई, टमाटर हो गए, इन सारी चीज़ों की ना पहले से ही पेस्ट बना के रेडी करके रखनी है। इन सारे कामों में ना हमारा बहुत सारा जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा होता है। और अगर आप अकेली काम करने वाली हैं ना, तो अगर आपने बीच में लहसुन अदरक भी छीलना होगा, प्याज भी चॉप करने होंगे, सब्ज़ी भी चॉप करनी होगी, तो फिर आप टाइमली कुछ भी ख़त्म नहीं कर सकेंगी। और फिर इंसान ना बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ होना स्टार्ट हो जाता है, पैनिक होना स्टार्ट हो जाते हैं हम। तो एक दिन पहले ना आपने ये लहसुन अदरक की क्यूब्स भी बना के रख लेनी है, टमाटर की पेस्ट बना के रेडी कर लेनी है। प्याज आप बेशक सुबह उठ के चॉप कर लें क्योंकि जो प्याज है वो मोस्टली पानी छोड़ देते हैं, ख़राब से हो जाते हैं। लेकिन जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, जिस तरह सब्जियाँ चॉप करना हो गया, अगर आपने मैकरोनी या पास्ता वग़ैरह बनाना है, तो वो काम एक दिन पहले करके रखें। इसके अलावा मैं आपको एक और मशवरा ये दूँगी कि जो समोसे, रोल और पकौड़े हैं ना, आपने बाज़ार से नहीं मंगवाने हैं, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, एक तो जो बाज़ार से आती हैं वो अनहेल्दी होती हैं, हमें नहीं पता होता कौन से ऑयल में फ्राई की हुई हैं। उसके अलावा उन पे ना पैसे भी थोड़े से ज़्यादा लगते हैं। तो आपने अपने बजट में रहते हुए ना हर चीज़ को इस तरह से मैनेज करना है कि जो मेहमान आएँ वो भी खुश होकर जाएँ, क्योंकि मेहमान अल्लाह ताला की रहमत होती है। कभी भी ना अपने मेहमानों को बोझ नहीं समझना। मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे एक बात कहते हैं कि जो भी घर आता है ना वो अपना नसीब साथ लेके आता है। इसलिए कभी भी ये ना घबराया करें कि यार हालात तंग हैं या महीने का आखिर है, पैसे नहीं है। जो भी आता है ना वो अपने नसीब से खाता है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि बाज़ार से जितनी चीज़ें कम मंगवाएँ उतना अच्छा है, क्योंकि बाज़ार की चीज़ें अनहेल्दी होने के साथ-साथ महँगी भी होती हैं। और बाज़ार से तो एक रोल ही कोई 60-70 रुपीज़ का मिलता है। तो मैंने स्प्रिंग रोल्स भी घर पे बना के फ्रीज़ किए हुए हैं, समोसे भी बनाए हुए हैं। तो बस मैंने ना बहुत लिमिटेड चीज़ें बनाई थी, क्योंकि जितना ज़्यादा हम अपने ऊपर स्ट्रेस लेते हैं ना, तो फिर उतनी सारी जो चीज़ें हैं वो हमसे सही नहीं बन पाती हैं। खाने के लिए सिर्फ़ 2 चीज़ें बनाई थी, बाकी समोसे, रोल, पकौड़े वो सब कुछ मैंने घर पे फ्राई कर लिए थे। अच्छा, सबसे पहले ना आप इस जो पेपर है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको मेरी राइटिंग और मेरे जो हिसाब किताब हैं वो समझ में आ जाएँ तो अच्छी बात है। ये मैंने रमज़ान के लिए ना एक पकौड़ा मिक्स बना के रखा हुआ है। पहले भी आधा किलो बेसन का बनाया था और रेसिपी भी शेयर की थी। वो वीडियो अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगी। इस पकौड़ा मिक्स को बनाने का भी ना बहुत फ़ायदा है। सिर्फ़ ये आपकी दावत वाले दिन ही हेल्प नहीं करेगा, बल्कि आम रूटीन में भी जब हमने पकौड़े फ्राई करने होते हैं ना, तो आपने सिर्फ़ इफ्तार से आधा घंटा पहले ये सारा जो अपना पकौड़ा मिक्स है उसको निकालना है। इसके बैटर के अंदर पानी मिलाना है और बस आपका जो बैटर है बेसन का वो रेडी हो जाएगा। इसके अंदर आप आलू डिप करके फ्राई कर लें, बेसन डिप करके फ्राई कर लें, मिक्स पकौड़े बना लें, पालक वाले पकौड़े बना लें, जो मर्ज़ी बना लें। आपकी जो लाइफ़ है ना वो बहुत ही आसान हो जाएगी। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आपको सारे स्पाइसेस की जो मेजरमेंट है वो समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी हो ना, तो मैंने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप लोग सर्च कीजिएगा, मिल जाएगी, वरना मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो मेरी वो बहनें जिनकी नई-नई शादियाँ हुई हैं या शादियाँ चलें पुरानी भी हो गई हैं, माह रमज़ान एक ऐसा महीना है कि हम सबके घरों में ना इफ्तार की दावत होनी ही होनी है। तो जिनके पास हेल्पर नहीं होती, कोई हेल्प करने वाला नहीं होता ना, उन सारी बहनों को ये मैनेज करने में बड़ा ही मसला हो रहा होता है। तो अगर आपके घर भी दावत होने वाली है ना, तो एक दिन पहले ये पकौड़ा मिक्स बना के रख लें और आप देखेंगे कि इफ्तार वाले दिन आपका काम है ना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप झटपट बस ये पकौड़ा मिक्स उठाएँगी और जो पकौड़े वगैरह है ना वो तल लेंगी। अच्छा, जो फ्राइंग वाला काम है ना मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि इतनी देर ना
पकौड़ों के सर पे खड़े रहना हो रहा होता है। इनफैक्ट कल तो मैं दुआ मांग रही थी कि इस रमज़ान में ना अल्लाह ताला हम सारी ख़वातीन की टांगों को हिम्मत दे, क्योंकि किचन में इतनी देर खड़े हो के ना टांगों की ऐसी तैसी हो जाती है, और रात को लिटरली मेरी टांगों में और कमर में बहुत दर्द हो रहा होता है। क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से ना जिस्म में पानी की कमी हुई होती है और हमें वीकनेस फील हो रही होती है, सहरी भी रात की हुई होती है, भूख लग रही होती है। अच्छा, मेरी एक जो बहन है ना, मुझे उनका कमेंट अक्सर आ रहा होता है कि आप ही, मैं आपको देख के ना बस काम किए जा रही होती हूँ, किए जा रही होती हूँ और ना ब्रेक्स नहीं लेती, और अगर ब्रेक लेती हूँ ना तो 10 मिनट की बजाय 1 घंटे का ले रही होती हूँ। तो देखें, ये तो आपके ऊपर खुद पे डिपेंड करता है। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो और व्लॉग में आपको कहती हूँ कि कभी भी ना गधे की तरह बस काम करती ही ना रहा करें। हर 1 घंटे बाद तकरीबन 10-15 मिनट का ब्रेक ले लिया करें, सुकून से बैठ जाया करें, लेट जाया करें, कोई फ़ोन यूज़ कर लिया करें। अब ये तो आपके अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है ना कि आप अपने ब्रेक को लंबा क्यों कर रही हैं। हर चीज़ ना हमारे इंसान के अपने हाथ में होती है, तो आपने टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना, और बल्कि ना हर 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लाजमी लेना है, ताकि आप ना थके ना। इतना अपने ऊपर बर्डन डालेंगी ना तो थक जाएंगी और कोई भी काम नहीं कर सकेंगी। इसके अलावा जिस दिन आपके घर में दावत है ना, उस दिन आपने जो बर्तन है ना वो बिल्कुल भी इकट्ठे नहीं होने देने। कोशिश करनी है, अगर 1 या 2 चमचे या 1 प्लेट भी गंदी है ना तो उसे हाथ के हाथ वॉश कर लें, क्योंकि अगर किचन में खिलारा और बखेड़ा होगा ना तो फिर आपको काम करने का मज़ा नहीं आएगा। इनफैक्ट आपको समझ में ही नहीं आएगी कि आपने काम करना ही किस तरह है। मैं हमेशा कहती हूँ आम रूटीन में भी कि जो बर्तन है ना उन्हें साथ के साथ वॉश किया करें, लेकिन स्पेशली जिस दिन आपके घर अफ्तारी है या कोई भी दावत है ना, उस दिन तो आपने बिल्कुल भी जो बर्तन है ना वो इकट्ठे नहीं होने देने, और साथ के साथ जो बर्तन है ना उन्हें वॉश करते रहना है। अब यहाँ पर जो मेरी बीफ कढ़ाई थी वो रेडी हो गई थी, आपने पीछे सारे क्लिप्स में देखा ही होगा। यहाँ पर ना मैं अब यखनी पुलाव रेडी करने लगी थी। मैंने जो यखनी थी ना वो सुबह ही 9-10 बजे के करीब बना के रख ली थी, प्याज वगैरह भी चॉप किए हुए थे। तो अब यहाँ पर 4 साढ़े 4 का टाइम था, अब मैं ना चावल रेडी करने लगी थी। तो अगर आपने भी अपने मेन्यू में चावल रखने हैं ना तो आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल जो एंड वाला टाइम है ना तब चावलों को दम लगाएं, क्योंकि उस तरह ना चावल आपके बिल्कुल खिले हुए रहेंगे, और चावल खाने का मज़ा तब आता है जब वो बिल्कुल ना फ्रेश होते हैं, गरम गरम होते हैं। अगर पहले से चावल बना के रख दो ना तो वो फिर बीच में जुड़ से जाते हैं और फिर वो मज़ा नहीं आ रहा होता जो हमें ताज़ा गरम गरम चावल खाने का मज़ा आ रहा होता है। अब जब तक यहाँ चावल रेडी हो रहे थे ना, मैंने सोचा कि मैं ना सलाद रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने ना पहले प्याज तो चॉप करके रखे थे, लेकिन जो सलाद थी ना वो मैंने गाजर खीरे का बनाना था, और थोड़ी सी ना अपनी दावत को प्रेजेंटेबल लुक देने के लिए, एक अच्छा सा लुक देने के लिए, अपना सलीका दिखाने के लिए ना ये सलाद के पत्ते मिलते हैं, तो ये लाजमी मंगवा के रखिएगा। और जिस दिन दावत हो ना तो सलाद रेडी करने के लिए इन पत्तों का लाजमी यूज़ कीजिएगा। आप ये सलाद की लुक ना बहुत ही प्यारी आएगी, क्योंकि जो समझदार औरत होती है ना वो हर काम सलीका-मंदी से करती है। काम तो हर कोई कर लेता है, लेकिन सलीका-मंदी से किसी चीज़ को करने में ना बहुत फ़र्क होता है। तो आपने कोई भी चीज़ ना कभी भी सर से उतारने के लिए नहीं करनी, बल्कि हर काम को दिल से करना है। मुझे लगता है कि जब हम कोई काम दिल से कर रहे होते हैं ना, चाहे वो खाना बनाना ही क्यों ना हो, तो उसका जो टेस्ट है ना वो अलग ही आ रहा होता है। यहाँ पर बस मैं सलाद को अरेंज कर रही थी, और मुझे कोई इस तरह परफेक्ट और वो रेस्टोरेंट स्टाइल का सलाद बनाना नहीं आता। सिंपल मैंने सलाद के पत्तों के ऊपर गाजरें और खीरे रख दी थी। इसके अलावा मैंने एक वो टमाटर के जो छिलका होता है ना उससे एक फूल बनाया था, और यहाँ पर जो मेरा सलाद हो गया था बिल्कुल रेडी, और माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और अगर मेरा व्लॉग देखते-देखते आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं, मेरी बातें सुन के आपको मज़ा आ रहा है या कुछ भी अच्छा सीखने को मिल रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाज़मी जाइएगा, और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है ना तो लाइक करके कमेंट लाज़मी कीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ी-सी मोटिवेशन मिल सके। अच्छा, आपको एक मशवरा ये भी दूँगी कि आपने ना दावत वाले दिन हर चीज़ को ना इस तरह क्लिंग रैप से रैप करके रख देना है। एक तो जो चीज़ है आपकी वो बिल्कुल फ्रेश रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अभी 4 बजे थे, इफ्तारी में टाइम था। अगर इसी तरह इसे बगैर रैप किए मैं रख देती ना, इनका कलर शायद ख़राब हो जाता, या मक्खियाँ वगैरह इनके ऊपर ना बैठने लग जाती। तो आपने ये क्लिंग रैप लाजमी अपने घर में मंगवा के रखना है, और जो भी चीज़ आप बनाएं ना उसको इससे रैप कर दिया करें, ताकि जो चीज़ है वो मक्खियों से बची रहे। आजकल मक्खियों का मौसम आ गया है, गर्मी जो आ गई है तो मक्खियाँ आ रही होती हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि मैं सारे जो बर्तन है ना साथ के साथ धो रही थी, क्योंकि मेरा किचन छोटा है। अगर मैं बर्तन इकट्ठे करती ना तो बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता। और अच्छा, पहले ना मैं चावल जो है वो स्टील की देगची में बनाने लगी थी, लेकिन फिर वो छोटी थी, तो फिर मैंने अपने नॉन स्टिक की जो बड़ी कढ़ाई है ना, जिसको अक्सर मैं पकौड़े वगैरह फ्राई करने के लिए यूज़ करती हूँ, उसके अंदर मैंने सारा जो सामान था उसको शिफ्ट किया। यहाँ पर बस मैं रायता रेडी करने लगी थी, और मैंने ना धनिया पुदीना वाला रायता नहीं बनाया था, बल्कि ज़ीरे वाला बनाया था। तो अगर आपके घर भी दावत है ना और टाइम सेव करना चाहती हैं तो यार वो ज़ीरे वाला रायता बनाया करें, बहुत क्विकली बन जाता है। सिंपल आपने दही में नमक ऐड करना है, साथ में आपने थोड़ा सा ना 1 चम्मच के करीब ज़ीरा तवे पे भून के ग्राइंड करके ऐड कर देना है, और बिल्कुल 1 जवा जो लहसुन का ना वो पीस के डाल देना है। ये वाला रायता बहुत मज़े का बनता है और बहुत क्विकली भी बन जाता है, और आपको वो धनिया पुदीने की जो पत्तियाँ ये कट अलग करने में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है ना, उससे भी आप बच जाएंगी।
यहाँ पर ना ऑलमोस्ट 4:30 का टाइम हो गया था और मैंने अफ्तारी के लिए बनाने थे बैंगन के पकौड़े, आलू के पकौड़े, साथ में आलू वाले समोसे, स्प्रिंग रोल्स, खजूरें थीं, फ्रूट्स थे और हाँ, बस यही चीज़ें थी और शरबत मैं ऑलरेडी बना चुकी थी। मतलब मैंने कोई ज़्यादा इस तरह की तैयारी नहीं की थी, जितना मुझसे मैनेज हो सकता था ना, जितना मैं अपने ऊपर प्रेशर बर्दाश्त कर सकती थी, उतना ही बस मैंने अपने ऊपर बोझ डाला था, जो हर चीज़ मैं ईज़िली ना मैनेज कर सकूँ। यहाँ पर इसलिए मैं हर चीज़ को ना पील ऑफ कर रही थी और अपनी ना लाइफ़ को आसान बनाने के लिए छोटे-मोटे गैजेट्स खरीदती रहा करें। बेशक ये जो पीलर आपको पीछे नज़र आ रहा था ना, एक 100 रुपीज़ की चीज़ है, लेकिन आपकी लाइफ़ ना इससे बहुत आसान हो जाती है। और एक और बात आपको बताती चलूँ कि चावल आपने ना ज़्यादा देर पहले नहीं भिगोने, अगर ज़्यादा देर पहले भिगो देंगी ना, तो फिर वो जो चावल हैं वो बिल्कुल ना नरम से हो जाएँगे और वो जो खिले हुए चावल हैं ना नहीं बनेंगे। तकरीबन ना मैंने आधा घंटा पहले जो चावल थे उनको भिगो दिया था और यहाँ पर ना मैं अपना डिनर सेट रूम के अंदर सेट कर रही थी। आप सबको ही पता है कि मेरे पास एक रूम है, तो मैंने सबको वहीं पर बिठा के ना खाना खिलाना था। तो बस मैंने जो बेड है ना उसके ऊपर पूरा पहले चादर बिछाई थी और उसके ऊपर फिर मैंने दस्तरखान लगा दिया था। अब घर छोटा है, बड़ा है, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, जिन्होंने घर पे आना है, आना है। इंसान का ना दिल बड़ा होना चाहिए। घरों के छोटे होने से, बड़े होने से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इंसान का दिल बड़ा हो ना, तो वो छोटी सी भी जगह पे हर चीज़ को मैनेज कर सकता है, चाहे उसके एक कमरे में 10 लोग ही क्यों ना आ जाएँ। तो कभी भी ना ये ना सोचा करें कि यार हमारे पास जगह नहीं है या बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि जो आता है वो अपने नसीब का आके खाता है। और यहाँ आप लोगों को एक और मज़े की टिप देती चलूँ कि आपने ना दावत वाले दिन कोशिश करनी है कि हर चीज़ ना थोड़ी-सी ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेनी है, क्योंकि दावत वाले दिन जब हम इतना सारा काम करेंगे ना, तो सहरी बनाने की और अगले दिन इफ्तारी बनाने की हिम्मत नहीं होगी। तो यहाँ ना मैंने चावल थोड़ी-सी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए थे और आज जब हमने सुबह सहरी की है ना, हमने चावल ही खा लिए थे, बल्कि चावल अभी भी बचे हुए थे। तो मतलब आपने जो सालन बनाना है या जो भी चावल या कुछ भी बनाना है ना, कोशिश करें कि थोड़ी-सी ज़्यादा क्वांटिटी में बना लें, ताकि अगले दिन ना आप रेस्ट कर सकें और उस चीज़ को यूज़ कर सकें। क्योंकि अगर एक दिन पहले वाली चीज़ इंसान खा लेगा ना, तो कुछ नहीं हो जाएगा। मैंने अक्सर घरों में देखा है कि जी कहते हैं पुरानी चीज़ नहीं खानी, लेकिन अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ना अगर आप एक टाइम पुराना बचा हुआ खाना खा लेंगे तो कुछ भी नहीं हो जाता, बल्कि थोड़ी-सी जो लाइफ़ है ना वो आसान हो जाती है। जिस तरह आज मुझे सहरी में ना कुछ भी नहीं करना पड़ा था, हमने सिर्फ़ चावल निकाले थे, गरम किए थे और खा लिए थे। अच्छा, लास्ट मिनट पर हमने जब ये फ्राइंग वाला काम करना होता है ना, तो आपने कोशिश करनी है कि 2 बर्नर को यूज़ करना है और 2 कढ़ाई के अंदर आपने ऑयल डाल लेना। एक जगह आप रोल्स फ्राई करें, एक जगह समोसे और पकोड़े, क्योंकि अगर एक ही कढ़ाई में काम करेंगी ना, तो फिर बहुत ज़्यादा देर आपको किचन में खड़ा रहना पड़ेगा और हो सकता है कि इफ्तारी के टाइम तक चीज़ें मैनेज भी ना हो सकें। ये थी जी सारी इफ्तारी। सैलेड बनाया था, खाना बन चुका था, चावल और सालन भी आपको एंड में चल के दिखाती हूँ। बाकी रोल, समोसे, पकोड़े वही जो नॉर्मल चीज़ें सबकी इफ्तारी में होती हैं। कमेंट करके ज़रूर आपने मुझे बताना है कि आपको सारी मेरी जो टिप्स हैं और सारी जो इफ्तारी की तैयारी है वो कैसी लगी है। मेरी बहन ने बहुत मेहनत की थी और बहन बहुत थक गई थी। ये थी जी चावलों की फाइनल शक्ल। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबको हर चीज़ बहुत अच्छी लगी थी और सब कुछ बना भी बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने हर चीज़ बहुत ही दिल से बनाई थी। हाँ, मैं थक तो गई थी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं थकी थी। यहाँ पर ये लास्ट का क्लिप है, सब खाना खा के फ्री हो चुके थे और मेरी भी हो चुकी थी बस। तो उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।